Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ali Raza and welcome to Pen Gravity. डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल और ओपिनियन का एनालिसिस कर रहे थे विद प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड टुडे इज 17th of November 2023. तो ये है आज का आपका डॉन न्यूज़पेपर का ओपिनियन वाला पेज। तो चले देखते हैं जी आज के न्यूज़पेपर के ओपिनियन वाले पेज में क्या क्या है हमारे लिए। तो इसमें पहले जो 3 एडिटोरियल्स हैं उनको डिस्कस किया जाएगा, देन वी मूव फॉरवर्ड एंड देन आपके वही 4, 5, 6 और 7 4 जो हैं वो आपके हो जाएंगे ओपिनियन। एंड ये सारे का सारा आपका जो मेन पेज है ये कवर हो जाएगा। इन सबको हम डिस्कस करेंगे और स्पेशली पेपर पर्सपेक्टिव में भी। और इस सीरीज के सिर्फ 2 ही पर्पस हैं। नंबर 1 बेसिकली तो एक ही पर्पज है, लेकिन उसको हम नंबर 2 इसलिए कह देते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स हैं और कुछ इंडिविजुअल्स भी हैं जो स्टूडेंट्स नहीं भी हैं। तो मेच्योरिटी ऑफ आइडियाज, कि आपके आइडियाज जो हैं वो मेच्योर हो जाए, मेच्योरिटी आ जाए आपके आइडियाज में। एक जैसे एक मेच्योर इंसान के आइडियाज होते हैं ना, पढ़े लिखे बंदे के आइडियाज, तो वो आपके पास हो जाए। उन्हीं आइडियाज को आपने एक अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो है लिख देना है ऐसे के पेपर में, एंड यू विल इजीली पास ऐसे पेपर एज वेल एज करंट अफेयर का पेपर। और इसके अलावा आपका जो है पाकिस्तान फेयर का पेपर, तो इंटरनेशनल रिलेशंस के कई और टॉपिक्स हैं जो इसी में कवर हो जाते हैं। तो कितने ज़्यादा आपके टॉपिक्स जो हैं सोशल साइंसेज के इसी के अंदर कवर हो जाते हैं। तो चलें जी शुरू करते हैं इसको। और आपके जो कमेंट्स होते हैं वो हम पढ़ते भी हैं, आपको रिप्लाई भी देते हैं। और कमेंट्स आपने ज़रूर करने हैं, क्योंकि ये जो आपके कमेंट्स हैं ना, ये समझ लें हमारे लिए वर्क करते हैं एज ए एनर्जी। पीडीएफ लिंक न्यूज़पेपर का टुडे का और इस लेक्चर का डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल होगा। लेक्चर्स जो हैं इनको हम 7 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, इसके 7 चैप्टर्स बना देंगे। और व्हाट्सएप का लिंक जो है उसका वाकई ही इशू चल रहा था, बच्चे मैसेज कर रहे थे, तो हम इसको दोबारा से इंशाल्लाह सेट आउट करेंगे आज। एंड एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। और आप जो भी कमेंट करते हैं, जो भी सजेशन देते हैं, हम उसको नोट डाउन जरूर कर लेते हैं। विद पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह वी विल वर्क ऑन देम स्लोली स्लोली, क्योंकि एकदम से तो कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है। तो हम जो काम कर रहे हैं हमारी कोशिश ये होती है कि ये डिस्टर्ब ना हो, इसके साथ अगर हम किसी को ऐड अप कर सकें तो हमको विद पैसेज ऑफ टाइम उसको ऐड जो है करते जाते हैं। एंड अल्टीमेटली फिर वही है, कमेंट्स जरूर करने हैं, दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। और इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करने और लाइक करना, ये अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, बिकॉज इट विल इनकरेज अस इन द फ्यूचर। तो चलें जी, नंबर 1 नास्केंट इकोनॉमी। नास्केंट इकोनॉमी के अंदर रिकवरी, सॉरी, ये टॉपिक है आपका इकोनॉमी का। और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी की जो भी लेटेस्ट प्रोग्रेस आई है उसको, कि वो प्रोग्रेस क्या है। नास्केंट बेसिकली जो है वो क्या है, रिकवरी। ये नास्केंट का जो लफ्ज होता है ना, इसका मीनिंग होता है कि ग्रो करना, डेवलप करना, जस्ट बिगिनिंग होना। ठीक है ना जी, एक साइन के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है किसी अच्छे काम, किसी प्रोग्रेस की शुरुआत के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर वो रिकवरी की बात कर रहा है, यानी कि एक हमारी अब इकोनॉमी जो है वो रिकवर होना शुरू हो जाएगी। दैट इज इट्स मीनिंग। तो आप इसको कह सकते हैं ग्रोइंग करना, ठीक है ना। और इसके अलावा आप कह सकते हैं डेवलपिंग, ठीक है। इस तरह के मीनिंग आप इसको दे सकते हैं नेस्केट को। इसमें जी इकोनॉमी की बात होगी, आईएमएफ के साथ जो हमारी डील है उसकी बात होगी, फ्यूचर के लिए क्या सोच है, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि ये जो थोड़ी बहुत ही पाकिस्तान में रिकवरी आई है ये सिर्फ वक्ती तौर पर होगी। इसके बाद पाकिस्तान को जो झटका कोई भी छोटा सा लगेगा तो फिर इकोनॉमी खराब हो जाएगी। तो ये जो करंट वेव है ये समझ लें वक्ती तौर पर है। तो इसको फॉर एवर बनाने के लिए क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं और फिर कैसे फ्यूचर को बेहतर किया जा सकता है, तो ये सारे का सारा इसके अंदर ये वो डिस्कस करता है। कहता क्या क्या आईएमएफ ने अनाउंस किया है, क्या अनाउंस किया है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ जो है वो उसने कह दिया है कि हो गए हैं हमारे स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। और अब जो है स्मूथ कंप्लीशन जो है ना ऑफ द फर्स्ट रिव्यू ऑफ द शॉर्ट टर्म, जो कि $3 बिलियन बैरल पैकेज है, वो हो जाएगा।
यानी कि हमारे पास अब पॉजिटिव साइन आना शुरू हो गए हैं। आईएमएफ के साथ जब भी डील होती है तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे स्टाफ लेवल मीटिंग्स होती हैं, फिर जब वो कंप्लीट हो जाती हैं फिर यानी कि उसका रिव्यू किया जाता है, जब वो कंप्लीट हो जाता है तो फिर आगे स्टेप बाय स्टेप चला जाता है। तो कुछ स्टेजेस होती हैं, जब आप सारी स्टेजेस को क्रॉस कर लेते हैं देन आपको पैसे मिलते हैं। तो हमारी जो अभी जो स्टेजेस थी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट्स थे पाकिस्तान के, तो आईएमएफ ने अनाउंस कर दिया है कि ठीक है वो हमारे अच्छे हो गए हैं, स्मूथ कंप्लीशन हो गई है हमारी उनकी, ठीक है ना। तो फर्स्ट रिव्यू जो हुआ उसका भी, तो अब 3 बिलियन जो डॉलर बेल आउट पैकेज है वो हमें पैसे यानी कि मिलेंगे, ठीक हो गया। अब इससे होगा क्या, समझ लें कि आप आईएमएफ ने आपको पॉजिटिव ओके का साइन दे दिया, ग्रीन सिग्नल दे दिया कि अब पाकिस्तान में पैसा आएगा। अब उससे फायदा, अभी पैसा नहीं आया, अभी सिग्नल ही दिया, तो उससे फायदा क्या होगा। नंबर वन, आपकी जो स्टॉक मार्केट है ना वो बेहतर हो जाएगी, अप होना शुरू हो जाएगी। उसमें क्या है, थोड़ी सी उसकी कदर बढ़ जाएगी। जिस तरह आम इंसान के पास पैसा हो तो मोहल्ले में, सोसाइटी में, रिश्तेदारों में उसकी कदर होती है ना, बेशक वो बुरा इंसान क्यों ना हो, क्योंकि हम लोग इंसान है ना, हम पैसे से, हमारा पैरामीटर है मनी, तो उसी से हम नापते हैं सबको। तो वो क्या है जी, जब उसकी कदर बढ़ जाती है, बेशक वो किसी को दे या ना दे लेकिन उसकी कदर होती है। तो इसी तरीके से ग्रीन सिग्नल आ गया है कि पाकिस्तान में पैसा आने वाला है, तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की भी कदर बढ़ जाएगी, ठीक है। अब ये बेहतर होना शुरू हो जाएगी, नंबर वन। और नंबर टू, जो पाकिस्तान की जो करेंसी है उसका एक्सचेंज रेट भी बेहतर हो जाएगा, उसको भी क्या है, अब उसको भी इज्जत मिलेगी, यानी कि उसके ऊपर जो प्रेशर है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये दो अल्टीमेट फायदे होने वाले हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को इस पैकेज के आने से, ठीक हो गया। पहली चीज जो आगे जी, दूसरी वो ये कहता है कि आईएमएफ है ना, उसने ये अनाउंसमेंट तो दे दी है, लेकिन उसकी जो ये अनाउंसमेंट है ना उसके अंदर ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, SIFC, इसका बड़ा रोल है। क्योंकि इसके ऊपर जो है, इसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर और इसके ऑपरेशन के ऊपर जो आईएमएफ है ना उसने बड़ा इत्मीनान का इजहार किया है, यानी कि उसको इसके ऊपर बड़ा यकीन है कि इसके थ्रू जो है काम हो रहा है। तो इससे क्या होगा, पैसे जो भी आएंगे वो ज़ाया नहीं होंगे, अच्छे कामों पे लगाए जाएंगे इस काउंसिल के थ्रू। तो इस काउंसिल की उन्होंने तारीफ भी की है। और इसके अलावा कहता है कि जो मैनेजमेंट ऑफ द एसेट्स है ना वो अंडर सोवरन वेल्थ फंड के जरिए जो है ना इनको मैनेजमेंट किया जाएगा। किनको, जो पैसे आएंगे किधर से, आईएमएफ की तरफ से। तो ये दो अदारे जो है ना इनकी वजह से भी आईएमएफ कुछ हद तक पाकिस्तान में जो पैसे यानी कि इसको देने में जल्दी रजामंद हो गया। अगर किसी इंसान को देने होते तो फिर काफी मुश्किलात हो जानी थी, ठीक है ना। तो ये अब दो अदारे कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है ना, पहले इसको हम देख लेते हैं। तो ये जो काउंसिल है ये 2023 में बनाई थी शहबाज शरीफ साहब ने। इसका पर्पस क्या था कि इकोनॉमिक रिवाइवल ऑफ पाकिस्तान अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट, यानी कि जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, मैंने लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी इसको डिस्कस किया था। तो एक बाहर की कंपनी है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस ये जो कमेटी काउंसिल है इसके जाके वो मिले, ठीक है। और ये सारे के सारा उसको अमल बताएंगी, सारे के सारे काम करेंगी, किसी दूसरे महकमे को जाकर किसी तीसरी चीज को मिलने की जरूरत ही नहीं है। तो ये वन विंडो जिस तरह सोल्यूशन होता है ना, तो ये सोल्यूशन देगी, सारे का सारा फैसिलिटेट करेगी। इसका मकसद भी यही था। और ये इसकी लोकेशन पाकिस्तान में है और इसके चारों जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो इसके मेंबर हैं, और आपका जो आर्मी चीफ है वो भी इसका मेंबरशिप उसके पास भी है। देख लिया आपने, अब यहाँ पे भी ये घुसे पड़े हैं, ठीक है। तो कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी तो क्या होगा, उस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में जो जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, जो भी करनी है, किसने करनी है, वो सारे मामला इस कमेटी काउंसिल के साथ डिस्कस किए जाएंगे। और आईएमएफ ने भी इसकी वजह से इत्मीनान का इजहार किया है। ये तो होगी आपकी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। सेकेंड है आपका जो सोवरेन वेल्थ फंड। सोवरेन वेल्थ फंड आप ऐसे ही कह सकते हैं कि किसी भी जो है ना मुल्क का एक फंड होता है बेसिकली, और वो फंड रखा जाता है स्पेसिफिक पर्सन कामों के लिए, और उसको हम सॉवरेन फंड का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि कोई भी स्टेट जो ओन करती है इन्वेस्टमेंट फंड, ठीक है ना, और ये जो है डेट इन्वेस्ट कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है, रियल एंड फाइनेंशियल एसेट्स में, सच एज स्टॉक्स बॉन्ड्स के अंदर, ठीक है, रियल एस्टेट के अंदर, प्रीशियस मेटल्स के अंदर, और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, जैसे प्राइवेट इक्वालिटी फंड हो गया, हज फंड्स हो गए। तो ये क्या है, ये ग्लोबली यानी कि आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं इसके जरिए से। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है आर फंडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम कमोडिटी एक्सपोर्ट्स, कमोडिटीज को जो आप एक्सपोर्ट करके जो पैसा आता है वो इसके अंदर रखा जाता है, और फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स,
जो सेंट्रल बैंक के पास होते हैं। तो यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आएंगे वो भी इसके पास रखे जाएंगे, और इसके अलावा जो आप एक्सपोर्ट करके पैसा आता है वो भी इसके पास रखा जाएगा। तो इसको हम कहते हैं सोवरेन वेल्थ फंड। ये कलेला से फंड बनाया जाता है। ठीक हो गया। तो इस दो पॉइंट्स के अंदर वो उसने ये सारी की सारी जो है चीज बताई है कि इसकी वजह से जो है IMF काफी हद तक जो है पाकिस्तान पे थोड़ा सा भरोसा कर रहा है। आगे चलते हैं जी। आगे जो है वो वाली स्लाइड के अंदर नॉट एनीथिंग स्पेशल, इसलिए डाटा है स्किप्ड। तो आगे जो है वो ये है, कहता है द फंड हैज वार्न्ड पाकिस्तान, पैसे भी दे दिए हैं, ठीक है। IMF ने क्या है कि ठीक है ये पैसे आ गए हैं, ग्रीन सिग्नल भी आ गया, इकोनॉमी बेहतर भी होगी, लेकिन साथ साथ वार्निंग भी देती है। अब वार्निंग क्या है? वार्निंग ये है कि जो आपकी इकोनॉमी है ना उसको एक्सटर्नल रिस्क हैं, बहुत सारे एक्सटर्नल रिस्क हैं, इसलिए आप जरा एहतियात से रहें। एक्सटर्नल रिस्क में क्या क्या है? एक्सटर्नल रिस्क में ये है कि गजा के अंदर जो जियो पोलिटिकल टेंशन चल रही है, एक तो वो है, कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो है, टाइटनिंग इन द ग्लोबल फाइनेंशियल कंडीशंस ये है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? एक्सटर्नल रिस्क हैं। जैसे कि अगर मैं गजा की बात करूं जो चल रही है, तो हमें कहाँ से पैसा आता है जी? हमें बाहर से आता है, हमें IMF पैसे देता है, या ओवरसीज हमारे पाकिस्तानी जो है वो पैसे भेजते हैं, या गुल्फ स्टेट से हमारे तो तल्लुकात हैं, उधर से हमें पैसे आ जाते हैं। एक्सपोर्ट हमारी इतनी नहीं है कि हम उससे पैसा कमा सके, हम जितनी एक्सपोर्ट करते हैं उससे ज़्यादा हम प्लस में इंपोर्ट कर लेते हैं, तो उधर से तो हमें कोई पैसा नहीं आता। तो हमारे दो ही ज़राए हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट करने के, सिर्फ दो ही ज़राए हैं। एक तो उधार ले लेते हैं, और सेकंड जो है आपके जो भाई बाहर के मुल्क ओवरसीज हैं वो पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं और आपका मुल्क चलता है बस। और उधार कौन देता है? या हमें IMF दे देगी, वर्ल्ड बैंक दे देगा, या जो भी हमें दे दे हम उससे उधार ले लेते हैं, बस दे दे हमको कोई ना कोई उधार, ठीक है। चाइना हो, सऊदी अरेबिया हो, लेकिन हमें देता कौन? IMF देता है, चाइना दे देता है, या फिर गुल्फ स्टेट दे देती हैं। तो गुल्फ स्टेट ने भी हमसे वादा किया हुआ है। तो कहता है इस गजा की वार की वजह से वो जो सपोर्ट है ना, जो वादा है वो जल्दी जल्दी फुलफिल करवा लें। अगर उसमें भी लेट हो गया ना, तो फिर हो सकता है आपकी जो पॉलिसी रिफॉर्म्स हैं वो इम्पैक्ट हों। तो ये उसने आपको वार्निंग भी साथ दे दी है कि ये ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी जो इकोनॉमी है उसको डिस्टर्ब कर सकती हैं। आगे आ जाए। कहता है देयर इज नो डाउट दैट टू फील गुड फैक्टर हैज रिटर्न्ड इन रिसेंट वीक्स। कहता है कि ठीक है, कोई डाउट नहीं कि रिसेंट वीक में कुछ ऐसे काम हुए हैं जिससे हमने क्या अच्छा फील किया है, जैसे कि अच्छा फील किया, और इनको हम अच्छा फील करते रहेंगे अगर अगर हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे क्या, कि स्टॉक मार्केट जैसे हमारी बेहतर हुई थी तो आगे भी बेहतर होती रहे। जिस तरह इसी तरह आर्मी ने क्या किया था अभी पीछे कुछ एक दो महीना पहले, तो क्रैकडाउन शुरू किया था, इलीगल डॉलर ट्रेड जो हो रही थी अफगानिस्तान में, स्मगलिंग हो रही थी, और इसके अलावा लोगों ने स्टोर करके रखा हुआ था लोग, तो उनके घरों से निकाला, तो उससे क्या हुआ, हमारा इकोनॉमी थोड़ी सी बेहतर हुई, इन्फ्लेशन उससे हमारी कम हो गई, और इसके अलावा एनर्जी सेक्टर में जो प्राइजेस की रिफॉर्म्स हो रही हैं उससे भी कुछ हद तक फर्क पड़ा। तो ये सारे क्या था, बेबी स्टेप्स थे। तो हमें क्या कहते हैं, इन अदर एरियाज आल्सो इनकरेज, कहता है ये जो आपने स्टेप्स लिए थे ना, इनसे क्या हुआ था, ये छोटे छोटे स्टेप्स तो थे, इनसे आपकी इकोनॉमी बेहतर हुई थी, लेकिन ये ठीक है हुई थी, आगे भी ये स्टेप्स लेते रहेंगे इस तरह से तो फिर ही आप चलते रहेंगे। अगर इन स्टेप्स को भी छोड़ देंगे तो ऊपर वाले जो उसने बताया ना वार्निंग, तो वो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। आगे आ जाए जी। आगे वो कहता है द प्रेजेंट मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज सुपरफिशियल एंड फ्रजाइल। फिर वही बात आ जाती है कि सुपरफिशियल है और फ्रजाइल है, कमजोर है, वीक है, ठीक है ना। तो कहता है ओनली अ स्मॉल शॉक अवे फ्रॉम फॉलिंग अपार्ट, कि सिर्फ एक झटका थोड़ा सा आपकी इकोनॉमी की लगेगा और हर चीज जो है वो बिखर जाएगी। अब इस झटके से बचने का तरीका क्या है? ठीक है, वो तरीका बताता है। नंबर वन कहता है कि आप तो इंपोर्ट्स जो है अपनी कंट्रोल करें, कम चीज़ों को इंपोर्ट करें। नंबर टू कहता है कि पब्लिक डेवलपमेंट जो स्पेंडिंग है, जो पब्लिक के काम, ये जो आप पुल बनाते रहते हैं लाहौर के अंदर इधर उधर फजूल के कामों में, फजूल के काम होती है ना, यानी कि अगर उसके कहने का मकसद ये है, अब ये काम का है या नहीं है, ये एक लहदा जो है वो आपकी क्या है, डिबेट है। ये ऐसे ही है ना कि आपके घर में खाने को रोटी हो ना, और आप कहेंगे चलो जी कमरा एक बना लेते हैं, तो उसके ऊपर मैं नहीं जाता वो सही है जी गलत है, लेकिन बात जो यहाँ पे लिखी है सिर्फ उस पर रहता हूँ। तो वो कहता है एक तो आप क्या करें, अपनी इम्पोर्ट्स जो है ना वो कम कर दें। नंबर दो, पब्लिक डेवलपमेंट जो स्पेंडिंग्स है उनको कट कर दें। ये दो आप काम करेंगे तो फिर ही क्या हो सकता है कि आप जो ये दो काम आपको हेल्प करेंगे कि आपका जो फिजिकल टारगेट है उसको फिलफिल करने में, और करंट अकाउंट डेफिसिट्स जो है उनको कंट्रोल जो है ना की करने में। ये दोनों में आपको ये ऊपर वाले दो काम हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक हो गया।
तो ये है यानी कि जो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी इकोनॉमी अभी इतनी स्ट्रांग है नहीं। यस इट हैज़, बिल्कुल कर सकते हैं सप्रेस्ड, लेकिन कहता है कि ये कर तो सकते हैं, लेकिन इससे इसके दो काम करने से भी, इंपोर्ट कम करने से और पब्लिक डेवलपमेंट स्पेंडिंग्स को कम करने के कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं। अब वो नुकसानात क्या हैं जी? उससे क्या होगा, इकोनॉमी एक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी, डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, उससे लोगों की नौकरियां खत्म हो जाएंगी, और इसके अलावा लोगों की अर्निंग जो है वो मॉडरेट टू इनकम हाउस होल्ड वो कम हो जाएगी। अल्टीमेटली क्या है कि जब आप क्या करेंगे, इंपोर्ट कम करेंगे, तो जैसे आप इंपोर्ट कम किए तो पाकिस्तान में कई जो कार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं वो बंद हो गए, क्योंकि वो जो पुर्जे वहाँ पे कार बनाने में इस्तेमाल होते हैं वो तो बाहर से आते हैं, पाकिस्तान में थोड़े बनते हैं। तो जब बाहर से वो कार नहीं आएंगे तो कारें नहीं बनेंगी, जब कारें नहीं बनेंगी तो वहाँ पर जो यूनिट है वो बंद हो जाएंगे, जब यूनिट बंद हो जाएगा तो वहाँ पर जो काम करने वाले हैं उनको वो फ्री तो नौकरी में नहीं ना रख सकते, गवर्नमेंट सेक्टर थोड़ा उनको वो फ्री कर देंगे, जाएं जी अपने घरों को जाएं, तो जॉब लॉसेस हो गए। जब जॉब लॉसेस हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि आम जो गरीब लोग हैं उनका जो है एम्प्लॉयमेंट जो एक अपॉर्चुनिटी थी वो खत्म हो गई। जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उनकी खत्म होगी तो उनके घरों में जो आप फिर क्या सूरत हाल होगी, खाना पकाने के लिए वो मुश्किल हो जाएगी, उनकी इकोनॉमिकली डिस्टेबलाइज वो लोग हो जाएंगे। तो कहते हैं इस तरह के काम करने से फिर फायदा तो होगा, बजट तो बेहतर हो जाएगा, लेकिन फिर ये लोग जो हैं वो डिस्टर्ब होंगे। तो कहता है फिर हल क्या है, फाइनल क्या करना है भाई, किस तरह से सबको बचा लें, फ्यूचर कैसे सिक्योर कर लें कि हम बंद भी ना करें, लोगों की जॉब भी ना जाए, सारा कुछ चलता रहे। तो हल उसने फाइनली दो आपको दे दिए हैं। नंबर वन कहता है कि आईएमएफ के साथ एक लॉन्ग टर्म बड़ा सारा वादा कर लें, बड़ा सा लोन ले लें, बड़ा सा लोन, और उसको आप फिर ये है कि आपके 5-7 साल गुजर जाएंगे, आप भी खाएंगे, आपके लोग भी खाएंगे, और बाद में देखेंगे तो एक बड़ा सा लॉन्ग टर्म बिगर बिगर एंड लॉन्ग टर्म आईएमएफ प्रोग्राम एक तो ले लें आप लोग। और ये उसी वक्त ले सकते हैं जब आपकी क्या होगी, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, उससे पहले आप नहीं ले सकते। और डेमोक्रेट अभी यानी कि इलेक्टेड अभी जो है आपकी केयर टेकर है, ठीक है ना, तो केयर टेकर गवर्नमेंट इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकती, तो उसके लिए हमें चाहिए डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट। अब पता लग रहा है कि ये क्यों नहीं मार्शल लॉ लगा रहे, मार्शल लॉ पहले लगा देते थे ना, अब क्यों नहीं लगा रहे, यही वजह है कि फिर पैसे लेने भी मुश्किल हो जाएंगे। तो अब इनको भेजते हैं, जाओ भी पैसे लेके आओ, ये पैसे लेके आते हैं, फिर इनसे पैसे लेके खुद भी खाते हैं, इनको भी खिलाते हैं, अपनी मर्जी के बंदे इसलिए वो सिलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी चल रही है। तो डेमोक्रेटिकली कहता है इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो उसका होना जरूरी है, जिसके क्रेडिबल पब्लिक मैंडेट हो टू डू व्हाट नीड्स टू बी डन। तो पहले तो आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, वहां से डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, फिर वो इलेक्टेड गवर्नमेंट आईएमएफ के पास दोबारा जाएगी एक बड़ा कर्जा मांगने के लिए, फिर को उसको आईएमएफ अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर एक बड़ा कर्जा देगा, फिर पाकिस्तान के आने वाले 2-4 साल जो हैं वो गुजर जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर हम उसी सिचुएशन में वापस आ जाएंगे जहां पर थे। ठीक है, तो ये थी आज का इकोनॉमी। गार्डिंग थर रिचीज, नंबर 2 जी, थर रिचेस, थर एक इलाका है, उसकी बात होगी थर पार्कर की। यहाँ पर बेसिकली वो ये कह रहा है कि ये इलाका ठीक है, लोग यही कहते हैं यहाँ पर सहरा है, गुर्बत है, ये है वो है जो भी है यहाँ पर। तो लेकिन यहाँ पर जो है कहता है इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, उसकी इकोसिस्टम की कंजर्वेशन के लिए काम किया जाए, इन्वायरमेंट तबाह हो रही है उसके लिए एक्शन प्लान किया जाए। और उसके बाद एक्टर्स कौन कौन से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उनकी बात करता है, थ्रेट्स क्या है बायोडाइवर्सिटी को उसकी बात करता है। तो बात उसका करने का मकसद ये है, मैं आपको मैप से समझा देता हूँ। ये है पाकिस्तान, ये वर्ल्ड है ग्लोब, ये मैंने लगा दिया मैप, ये इसका पाकिस्तान का एरिया, पाकिस्तान का मैप आ गया, और ये वहां पर इस नक्शे के अंदर आपको ये नजर आ रहा होगा रेड कलर का, ये है आपका सिंध। ठीक है, ये समझ ले पाकिस्तान है, ये पंजाब था आपका, ये आपका बलूचिस्तान है, ये आपका सिंध है, और सिंध के अंदर ये वाला जो हिस्सा है ये आपका है थर पार्कर। ठीक हो गया, ये क्या है थर पार्कर, ये वाला थर पार्कर हो गया आपका, पता आ गया कि थर पार्कर कहाँ है, बिल्कुल इंडिया के साथ इसकी हमारी बाउंड्री लगती है। अब ये इलाका है कैसा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले आप इसकी थोड़ी सी देख लें कि इसमें एरिया कितना है इसका, 19,637 किलोमीटर इसका एरिया, 1.65 मिलियन, 2017 के 1.65 मिलियन है, गजा की 2.1 मिलियन है, इसकी 1.65 मिलियन है, यानी कि तकरीबन 16,05,000 बंदे यहाँ पर रहते हैं। मीरपुर खास है, सिंध का डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, हेडक्वार्टर इसका मिट्टी है, ब्रिटिश इंडिया ने गवर्नमेंट ने इसको बनाया था, एस्टेब्लिश 1882 में ये हुआ था मीरपुर खास में। ठीक है ना, तो यही है जी नाबी अली, इसकी दो मेन मेन चीजें थी कि सिंध के अंदर है ये, इंडिया को बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर के साथ लगता है ये थर पार्कर का इलाका।
आपके जहन में आ गया। अब यहाँ पर लोगों का शक्लें कैसी हैं, कहाँ पे, यानी कि आपको एरिया का मोहल्ले वो कैसा है, कल्चर कैसा है, वो दिखा देते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये पिक्चर है, इसके अंदर ये सारी की सारी जो आपको बाउंड्री नजर आ रही है ऊपर से, इस तरह से सहरा है जी हर तरफ। और ये इस तरह से लोगों की जो है घर हैं इस तरह के बनाए हुए हैं ज्यादातर, और इसी तरीके से ये लोग रहते हैं। तो ये थर पार करके जो लोगों का रहन सहन आपके सामने नजर आ रहा होगा, ये झोंपड़ियों में रहते हैं, ठीक है। और ये आपको सहरा नजर आ रहा है दोबारा से, ये झोंपड़ियां नजर आ रही हैं, ये इसकी बात कर रहा है, ये जो जड़ी बूटियां लगी हुई हैं ना यहाँ पर, इनकी बात कर रहा है। यहाँ पर जो जानवर रहते हैं उनकी बात ये करेगा एडिटोरियल के अंदर, लोगों की बात तो बाद में करेगा ना कि ये कैसे रहते हैं। तो ये बात करेगा यहाँ पर जो जड़ी बूटियां हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, उनकी बात कर रहा है। तो लोग, ये घर हो गए लोगों के, और ये लोग हो गए आपके सामने, इस तरह का इनका ये कल्चर है। ये औरतों ने जो लिबास पहना है, ये बच्चे हैं, तो दैट इज थर पार्कर। ठीक हो गया जी, ये आपको थर पार्कर की क्लैरिटी हो गई। अब इस थर पार्कर में ये बात करेगा ये जो पौधे लगे हुए हैं इनकी, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की वहाँ पर स्पीशीज हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के वहाँ पर पौधे हैं, जानवर हैं, उन जानवरों का, उन पौधों का क्या हाल हो रहा है, उसके बारे में सारी ये डिस्कशन करता है। तो चलें जी, कहता है थर पार्कर रीजन का ड्राफ्ट एंड पॉवर्टी, के हम कहते हैं कि हमारे जो इलाके का ये एक कहत ज़दा इलाका है, गरीब इलाका है, लेकिन हकीकत में ये क्या है, इकोलॉजिकल वेल्थ है। यहाँ पर वेल्थ है, बहुत ज़्यादा दौलतमंद है। इकोलॉजी, इकोलॉजी बेसिकली आपको पता है एक टर्म है जिसके अंदर हम यूज़ करते हैं जो इन्वायरमेंट के साथ, उस जगह की सारी इन्वायरमेंट के अंदर जो जो चीज़ें रहती हैं उन सबको, जानवर, परिंदे, पौधे, सबको इकट्ठा अगर हम उनकी बात करें तो हम इकोलॉजी कह देते हैं। तो उसके लिहाज से कहते हैं ये बड़ा अमीर इलाका है। तो वे कहते हैं एक रीसेंट स्टडी आई है, उसमें ये बताया गया है कि बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रीजन, इस रीजन की जो बायोडाइवर्सिटी है उसके बारे में बात की कि 13,000 वहाँ पर जानवर हैं और 149 प्लांट स्पीशीज वहाँ पर पाई जाती हैं। 13,000 किस्म के वहाँ पर जानवर पाए जाते हैं और 149 प्लांट स्पीशीज वहाँ पर पाई जाती हैं इस थर पार्कर के अंदर। और इनमें से 4 जो हैं वो कहता है कि डेंजर डेंजर जोन, यानी कि वो खत्म होने वाली हैं। और इसलिए जो है इन सब के लिए क्या कहा गया, अर्जेंट नीड फॉर कंजर्वेशन, कि कोई ऐसा काम किया जाए कि इनको तबाह होने से बचाया जाए ऑफ द वाइब्रेंट इकोसिस्टम। ठीक हो गया जी। आगे वो कहती है कि इस रीजन का जो फ्लोरा एंड फ्योना है, फ्लोरा एंड फ्योना बेसिकली एक टर्म होती है जिसका मतलब होता है वहां पर पाए, उस खास मखसूस जगह पर पाए जाने वाले पौधे और जानवर, उनको जब इकट्ठा उनकी बात की जाती है तो हम कहते हैं फ्लोरा एंड फ्योना। तो इस रीजन का कहती है जो फ्लोरा एंड फ्योना है ना, फॉर्म एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द लोकल इकोसिस्टम, ये उसका हिस्सा इकोसिस्टम का, और इससे कंट्रीब्यूट करता है हेल्थ ऑफ द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द एनवायरनमेंट, उसमें कंट्रीब्यूट करता है सपोर्टिंग लिवलीहुड फॉर द लोकल कम्युनिटीज। यानी कि वहाँ जो इन्वायरमेंट है उसकी हेल्थ में, जैसे लाहौर बहुत गंदा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पौधे भी बहुत कम है, तो वहाँ पर पौधे ये बहुत ज्यादा हैं, जानवर अच्छे हैं, तो उससे क्या होगा, वहाँ की इन्वायरमेंट भी साफ होगी, और उन्हीं से, उन्हीं पौधों से, उन्हीं जानवरों से वहाँ पर जो लोग रहते हैं, लोकल लोग रहते हैं, उनका रोजगार भी बसता है, उन्हीं से वो खाना पीना अपना जो है जिंदगी जो है वो गुजारते हैं, जैसे पौधे हैं, जानवर हैं, भेड़ बकरियां हैं, इस तरह से। कहते हैं कि टू दिस एंड द स्टडी कॉल फॉर एक्शन, कॉल फॉर एक्शन सिर्फ ये बताती नहीं है कि वो कितना फायदेमंद है, स्टडी ये भी कहती है कि एक्शन भी करो, बुलाती है कि जो जहां जहां पे जरूरत है वहां पर एक्शन भी करो, क्योंकि 4 स्पीशीज ऐसी हैं जो डेंजर इन डेंजर हो चुकी हैं, यानी कि वो खत्म हो जाएंगी। और उसमें क्या है, वो कहती है द कोलैबोरेशन बिटवीन वेरियस स्टेक होल्डर्स, मुख्तलिफ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके दरमियान कोलैबोरेशन होनी चाहिए, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इससे यानी कि ये भी हिस्सा डाले, सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी भी हिस्सा डाले, और लोकल कम्युनिटीज भी जो है इसके अंदर शामिल हों। और इसके अलावा कहती है कि ये जो है एक मॉडल होगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के अंदर, यानी कि माहौल को बचाने में ये एक बड़ा अच्छा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो सकती है। फिर आगे वो कहती है जो कम्प्रीहेंसिव अप्रोच जो है ना वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस उसके अंदर होनी चाहिए, कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच कहती है होनी चाहिए, ठीक है ना, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, यानी कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको जरूर वहां पर बीच में मिलाया जाए। ये बहुत ज्यादा कहती है इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि जो द थर्ड रीजन इनहेबिटेंट्स आर द प्राइमरी कस्टडियन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि वहां पर जो लोग रहते हैं वो बेसिकली असल तो वो कस्टडियन है, वहां के रहना तो उन लोगों ने है ना वहां पर। तो उन लोगों की जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, उन लोगों के पास जो उनका रस्मी नॉलेज है उसको और उनकी प्रैक्टिसेस को जब हम कंबाइन करेंगे विद मॉडर्न कंजर्वेशन टेक्निक्स,
कैन क्रिएट सस्टेनेबल मॉडल फॉर कोएग्जिस्टेंस। मतलब क्या है कि वहां पर जो पौधे हैं, वहां पर जानवर हैं, उनको जिंदा रखने के लिए वो लोग भी तो कुछ ना कुछ या अपने पुराने जो टोटके हैं वो इस्तेमाल करते होंगे ना। तो वो जो टोटके हैं उन टोटकों को भी इस्तेमाल हमने करना है, प्लस हमने उसके अंदर जो मॉडर्न तरीके हैं किसी पौधे को या जानवर को बचाने के लिए, वो इन दोनों को मिक्स करके हमने क्या करना है, वहां पर काम करना है। इन पौधों को, इन जानवरों को वहां पर बचाना है जो इंडेंजर हो चुके हैं। अकेले नहीं करना शुरू कर देना, लोगों को साथ मिलाना है। कहते हैं कि फिर कहते हैं कि ये सिर्फ वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करना नहीं है सिर्फ, बल्कि ये क्या है, सेफ गार्ड करना है फ्यूचर को, लोकल कम्युनिटी के फ्यूचर को, और हुज लिव्स आर इंटरवीन विद द नेचुरल रिसोर्सेज। कहती है कि ये सिर्फ पौधे और जानवर बचाने की हम बात नहीं कर रहे, बल्कि वहां पर अब जैसे पीछे बताया 1.6 मिलियन लोग रहते हैं उस इलाके में। इन लोगों की क्या है, इन लोगों को हम बचा रहे हैं, इन लोगों का फ्यूचर बचा रहे हैं, क्योंकि अगर वहां पर पौधे और जानवर रहेंगे तो ये लोकल कम्युनिटीज वहां पर रहेंगी। अगर वहां से पौधे और जानवर खत्म हो जाएं तो फिर ये 1.6 मिलियन लोग वहां पे नहीं रहेंगे, बल्कि ये करेंगे वहां से माइग्रेट, और ये चले जाएंगे सिंध के दूसरे इलाकों में, और वो इलाका बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो कहती है ये सेफ गार्ड हम जानवरों को या पौधों को नहीं कर रहे वहां पे, बल्कि वहां के इंसानों के फ्यूचर को सेफ गार्ड कर रहे हैं। फिर कहती है द रियल चैलेंज लाइज इन इम्प्लीमेंटिंग इट्स रिकमेंडेशंस। कहती है कि असल चैलेंज ये होता है, रिकमेंडेशन दे देना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन इस रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करना ही असल जो है वो यानी कि चैलेंज है। तो कहती है कि जो कंजर्वेशन प्रोग्राम है फॉर इंडेंजर्ड स्पीशीज, उसके लिए क्या किया जा सकता है, ये इनके कंजर्वेशन प्रोग्राम इस्तेमाल शुरू किए जाए। सीड बैंक्स फॉर फ्लोरा, यानी कि जो फ्लोरा है ना उनके सीड बैंक्स, उनके जो बीज हैं उसके बैंक्स बनाए जाएं, ताकि वहां पर अगर वो खत्म भी हो जाता तो फिर हम उस बैंक से वो बीज लेके उनको दोबारा उगा सकें। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है ना। मिलियन ट्री प्रोग्राम वहां पर, थर मिलियन ट्री प्रोग्राम वहां पे शुरू किया जाए। बायोसलाइन एग्रीकल्चर होनी चाहिए, और इसके अलावा वुलचर कंजर्वेशन एफर्ट्स आर स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। वुलचर कंजर्वेशन वहां पे मैंने तस्वीर नहीं लगाई, वुलचर की लगानी चाहिए थी। वुलचर आपको पता ही होता है ना, जिसे हम गिद्ध कहते थे उर्दू के अंदर, और ये क्या होता है, जो मुर्दा जानवर होते थे ना उनको खा लेता था, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि यहाँ से गिद्ध जो थे, जो वेस्टर्न कंट्रीज थे, वो अक्सर यहाँ पाकिस्तान से गिद्ध अपने के मुल्कों में लेके गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा वहां पर जो जानवर मर जाता है ना मुर्दा, इसमें से बदबू आती है, दूसरे जानवर इसको नहीं खाते लेकिन गिद्ध खा लेते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वो माहौल को साफ रखते हैं। गिद्ध जब कोई भी जानवर मरता है उसके बाकियात को अगर ये खा लेता है वुलचर, तो अल्टीमेटली वहां से बदबू खत्म हो जाएगी, वहां से कई डिसीजेज खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ से इसको एक्सपोर्ट यानी कि यहाँ से इसको स्मगल भी किया गया पाकिस्तान से, और अब ये पाकिस्तान में बहुत कम रह गए हैं। तो अब जब पाकिस्तान से खत्म हो, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको वापस लाएं पाकिस्तान में, ताकि ये वुलचर की तादाद ज्यादा हो। तो इससे भी क्या होगा कि कई इलाकों में अगर जानवर मर जाते हैं तो ये क्या होंगे, उनको खा लेंगे, तो उससे ज्यादा बदबू नहीं फैलेगी, बीमारियां नहीं फैलेंगी। तो ये है वुलचर कंजर्वेशन एफर्ट्स। पाकिस्तान के लिए कहता है जो थर पार्कर बायोडाइवर्सिटी इज अ नेशनल ट्रेजर, पाकिस्तान का ये एक कीमती खजाना है, थर पार्कर की जो बायोडाइवर्सिटी है। तो कहती है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना इसको प्रोटेक्ट करने की, उसकी नेचर को, दिस ट्रेजर फॉल ऑन अस, हमारे ऊपर इसकी जिम्मेदारी है कि हम इस अपने जो कीमती खजाने को बचाएं। और गवर्नमेंट बॉडीज जो हैं उनकी जिम्मेदारी है, प्राइवेट एंटिटीज की जिम्मेदारी है, लोकल कम्युनिटीज की जिम्मेदारी है, इंटरनेशनल पार्टनर्स की जिम्मेदारी है। तो ये सारे के सारे मिलकर क्या करें, इस खजाने को बचाएं। इस टाइम टू ट्रांसलेट रिसर्च इनटू एक्शन, कहती है कि ये अब टाइम आ गया कि इस रिसर्च को अब क्या किया जाए, एक्शन के अंदर जो है तब्दील किया जाए, ताकि जो थर पार्कर का इकोलॉजिकल वेल्थ है ना उसको प्रिजर्व किया जाए आने वाली नस्ल के लिए। तो ये था जनाबी अली आपका इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव में। अब आपको काफी क्लैरिटी होगी कि व्हाट इज हैपनिंग इन थर पार्कर। चलें जी आगे। आगे आ जाता है आपका थर्ड एडिटोरियल। थर्ड एडिटोरियल, इसके अंदर पेपर पर्सपेक्टिव में नथिंग, कुछ भी नहीं है। वही जो अगर हम किसी ने कल का लेक्चर सुना होगा तो इसके ऊपर पूरे का पूरा हमने ओपिनियन भी डिस्कस किया था जो बलोचिस्तान वाला था, और इसके ऊपर एडिटोरियल भी डिस्कस किया। तो इस एडिटोरियल के अंदर वही पुरानी बात उसने रिवाइज की है, एंड नथिंग फॉर द पेपर पर्सपेक्टिव, इसको आप छोड़ दें बस। आप इसमें है क्या वो मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। पॉलिटिक्स की बात करता है बलोचिस्तान की। नवाज शरीफ बलोचिस्तान गया था। द मेन रीजंस ऑफ बलोचिस्तान बैकवर्डनेस, वो यही कहता है कि बस पाकिस्तान की जो मेन तबाही की वजह है ना बलोचिस्तान की बैकवर्डनेस की, वो यही है कि बलोचिस्तान के जो सियासी लीडर हैं, सियासी लीडर जो बलोचिस्तान के हैं वो क्या करते हैं,
वो जो भी जैसे कल वाला लेक्चर आप जिसने सुना उसको तो ये ज़्यादा 1 मिनट में समझ आ गया होगा कि ये क्या है क्या। तो कहते हैं बलूचिस्तान के जो एलीट क्लास है जो कि सिलेक्ट होती है, वो क्या करती है, वो पाकिस्तान पीपल पार्टी से मिल जाती है, पीटीआई से मिल जाती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मिल जाती है और अपने पर्सनल बेनिफिट्स ले लेती है और बलूचिस्तान वहाँ का वहाँ ही खड़ा रहता है। बलूचिस्तान के लोगों को कोई फायदा इसका नहीं होता। तो ये कहता है ये जी इसके अंदर, ठीक हो गया। और यही वो एक मेन रीजन बताता है वाई बलूचिस्तान अभी तक इतना प्रोग्रेस उसने क्यों नहीं किया। और ये इसलिए इसने कहा क्योंकि अभी ये आप तस्वीर भी आप देख लें, कल भी तस्वीर आई थी, कल बेड़ों वाली थी, आज कश्ती वाली आ गई है कि जो है ना इलेक्टेबल्स की बात करें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो नवाज शरीफ साहब हैं वो गए हैं बलूचिस्तान और वहां से तकरीबन 1 दर्जन के हिसाब से जो थे इलेक्टेबल उन्होंने अपने साथ मिला लिए हैं। तो अब जो है सेंटर में जाने की तैयारी पक्की है। तो ये तस्वीर में दिखा रहा है आसफ अली जरदारी को उसने दिखाया है और ये साथ में उसने किसको दिखाया है, नवाज शरीफ को दिखाया है। दोनों गए हैं फिशिंग करने के लिए, तो इसने काफ़ी मछलियां पकड़ ली हैं, इससे कोई नहीं पकड़ी गई। लेकिन यहाँ पर भी ये न्यूट्रल नहीं रहा जो न्यूज़पेपर वाला है, इसने तस्वीर गलत बनाई है। तस्वीर कैसे गलत बनाई है, तस्वीर इस तरह गलत बनाई है कि जनाब अली इसकी कश्ती और इसकी कश्ती इसने एक जैसी बना दी है, बल्कि इसकी कश्ती इसको चाहिए था वो बनाता जो आर्मी वालों के पास होती है, बड़ी जो बड़े जहाज होते हैं ना नेवी वालों के पास, इसको बिठाता उसके ऊपर। ठीक है, तो ये फिर ही बेटा इसने पकड़िया मछली, वरना इससे भी कोई नहीं पकड़ी जानी थी, ये कोई ज्यादा सियाना नहीं है इससे, ठीक है ना। तो ये है पे यही होता है, सच कोई भी नहीं बोलता। ठीक है, तो ये भी अगर मछलियां पकड़ रहा है तो इसका जहाज पावरफुल है। ठीक है, इसको पावरफुल जहाज में बिठा के फिर ही मछलियां पकड़ी गई हैं। तो यही है जी बलोचिस्तान में जो हो रहा है। नवाज शरीफ आने वाला नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ योर पाकिस्तान। आगे जी, आगे ये था आपके ओपिनियंस, एडिटोरियल्स खत्म हो चुके हैं जी। ठीक है, अब हम चलेंगे आगे ओपिनियंस की तरफ। एंड यू शुड बाइकआउट दिस वन, इसराइल की प्रोडक्ट्स का। एंड अब ओपिनियन में हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और फर्स्ट ओपिनियन जो होगा वो है जी अंडरस्टैंडिंग सुसाइड। अंडरस्टैंडिंग सुसाइड इज द फर्स्ट ओपिनियन। तो इसके अंदर राइटर जो है वो क्या डिस्कस करना चाहता है, क्या बताना चाहता है राइटर इसके अंदर, जनाब अली बताएगा आपको अबाउट द सुसाइड। सुसाइड की कहानी आपको स्टोरी की सारी सुना देगा वो। और सुसाइड क्या है, क्यों करते हैं लोग, ये बात करता है। कहता है ये क्राइम नहीं है, पहले पाकिस्तान में भी इसको क्राइम समझा जाता था, उसके बाद इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट्स कर दी गई लॉ में और अब इसको क्राइम नहीं कहा जाता। मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स देता है, मुख्तलिफ रिसर्च के बारे में बताता है जो मेंटल इलनेस के ऊपर हुई हैं, पाकिस्तान का क्या नंबर होगा वो बताएगा और इसके अलावा जो लॉ चेंज किया गया है वो बताएगा। तो ये जो है बेसिकली ये वाला जो आपका टॉपिक है ये जाएगा हेल्थ के अंदर, और हेल्थ के बाद ये आपका जाएगा जो मेंटल मेंटल इलनेस है उसके ऊपर। और इसके अलावा फिर मैं वही बात मुझे कहनी पड़ जाती है कि जनाब जिसने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं सुने वो प्रीवियस लेक्चर्स ज़रूर सुने। वहाँ पर मेंटल इलनेस को प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान के साथ लिंक किया गया कि किस तरह से ये वाली जो मेंटल इलनेस है या हेल्थ के इश्यूज हैं किस तरह से पाकिस्तान की प्रोग्रेस के लिए के रास्ते में, पाकिस्तान की प्रोग्रेस के रास्ते में एक हाइडल के तौर पर खड़े हैं। तो आप इसको इकोनॉमी में भी ऐड कर सकते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की एक बड़ी तबाही की वजह ये भी है कि पाकिस्तान की जो मेंटल इलनेस है कि वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है, तो एक अच्छा खासा पाकिस्तान का जो हिस्सा है लोगों का वो डिप्रेशन का शिकार है। और जब डिप्रेशन का शिकार है तो वो प्रोडक्टिव नहीं है आज के दौर में। जब वो प्रोडक्टिव नहीं है तो बर्डन है इकोनॉमी के ऊपर, ना कि इकोनॉमी के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, बल्कि वो इकोनॉमी को बस खा रहा है। तो इस तरह से आप लोग जो आइडियाज़ को कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा था कि सर इसकी स्लाइड्स आप जो है ना वो कमेंट्स में कहा था सर इसकी स्लाइड्स बनाएं। तो इसकी स्लाइड्स अगर मैं बनाना शुरू कर दूंगा तो ये लेक्चर तो जनाबी अली बहुत लंबे लंबे चले जाएंगे। और दूसरी चीज ये भी होती है कि इन ओपिनियंस के अंदर जैसे फर्स्ट दो ओपिनियंस के अंदर तो एक मेन आइडिया, एक ही आइडिया होता है मेन जो वो कन्वे करना चाहता है आपको। वो आप आइडिया सुन लें आपकी क्लैरिटी हो जाती है और उसको बस आपने लिखना होता है अपने, जब जहाँ पे वो फिट हो सके आपने वहां पे उसको फिट करना है। यही तकनीक आप जब आपके आइडियाज मैच्योर होते जाएंगे तो आप सीखते जाएंगे, जो कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाई जाती। लेकिन कंपेटिटिव एग्जाम्स में यही होता है कि नॉलेज आपके अनकॉन्शियस में पड़ा होता है, जब टाइम आता है तो वो खुद ही निकल कर बाहर आ जाता है, लेकिन आपके पास पड़ा हो। ठीक है ना।
दूसरा ये है कि इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो मैं लिख देता होता हूँ, वो इनफ होते हैं। और नेक्स्ट ये है कि अगर कुछ ज़्यादा ही जैसे मेन पॉइंट डायरेक्टली हिट होने वाले होंगे तो हम उसकी स्लाइड जो है वो बना दिया करेंगे। चले जी, सुसाइड, अंडरस्टैंडिंग सुसाइड में स्टोरी है, सुन लें, मज़े की है, चीज़ें भी मज़े की होंगी इंशाल्लाह, यू विल लर्न मैनी थिंग्स। तो शुरू करते हैं। पहले वो एक बड़ी अच्छी बात लिखता है, कहता है कि दे आर पेशेंट्स नॉट सिनर्स, ये मरीज हैं, ये गुनाह करने वाले नहीं हैं। जो कौन? जो सुसाइड करते हैं। फिर आगे एक वो कोट लिखता है, नो वन कमिट्स सुसाइड बिकॉज दे वांट टू डाई। कहता है कोई भी इंसान जो है वो इसलिए सुसाइड नहीं करता कि वो मरना चाहता है। आगे लिखता है बिकॉज दे वांट टू स्टॉप द पेन, मगर इसलिए करते हैं क्योंकि वो उस दर्द को ख़त्म करना चाहते हैं जो उनको हो रही होती है। अब वो दर्द क्या होती है? वो दर्द यही होती है, इसके अंदर आपको मैं बता दूं कि मेंटल जो है ना इलनेस, दैट इज द मेन काज जो बताई गई है सुसाइड की। ठीक है ना, डिप्रेशन हो सकता है वो, बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है वो, ठीक है ना, और इसके अलावा कुछ और भी, यानी कि असल में जहनी जो बीमारी है ना, जहनी मरीज जो है वो सुसाइड ज्यादा कर रहे हैं। तो ये दैट इज द मेन काज, ये अपने जहन में रख लें, दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस वन। और इसी पॉइंट को ये मुख्तलिफ तरीकों से एक्सप्लेन करता है। कहता है कि जो लेट आसम जमील, शुरू करते हैं जी ट्रेजिक की सुसाइड। मौलाना तारिक जमील साहब का बेटा, आपने उसकी स्टोरी सुनी, पीछे उसके ऊपर पूरा एडिटोरियल लिखा आया था, लास्ट दिनों में मैंने उसको डिस्कस किया था पूरे ओपिनियन को। तो उसमें ये भी सुसाइड के बारे में बात की गई थी, बड़ी डिटेल के अंदर हमने वहाँ पर उसको देखा था। तो उसकी बात करता है, कहता है कि ये हमें ट्रेजिक इंसिडेंट सुनने को मिला। फिर वो कहता है 3 ऐसे लोग हैं जिनको मैं भी जानता हूँ अपनी ज़िंदगी में, जिन्होंने जो है खुदकुशी कर ली। एक वो था जिसका मूड जो है वो लो रहता था, और वो था जो अपने घर वालों के साथ लड़के बाहर जब निकलता है और रेलवे स्टेशन के ऊपर उसकी लाश मिल जाती है। तीसरा वो था जिसने जो अपने आप को अपने घर में जला लिया था, क्योंकि वो एक अलग रहता था, घर वालों से अकेला रहता था। तो इन 3 बंदों की वो स्टोरी सुनाता है। फिर वो कहता है कि सुसाइड जो है ना, ये एक ऐसा काम होता है जिसमें एक इंसान खुद अपने आप को खत्म कर लेता है, और हैपन ड्यू टू, कहता है ये होता क्यों है? होता इसलिए है, कहता है लोग स्ट्रेसफुल सिचुएशन जब लोगों के पास आ जाती है ना, या तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो या फिर लोग जहनी तौर पर क्या हो, बीमार हो, तो इन दो सूरत हाल के अंदर जो है वो लोग क्या कर लेते हैं, वो अपना नंबर 1 या तो लोग क्या हो, अपना स्ट्रेसफुल हो, ठीक है, और नंबर 2 क्या है जनाब अली, मेंटल इलनेस। ठीक है, एक तो ये वजह है जिसकी वजह से लोग खुदकुशी कर लेते हैं, और एक ये वजह है। आगे वो एग्जांपल देता है कि जब लोग जो होते हैं इस वजह से कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि लोग जो होते हैं एक डेड एंड पे पहुंच जाते हैं इन क्राइसिस सिचुएशन। यहाँ पर वो हिटलर की बात करता है, हिटलर में भी आपको पता है खुदकुशी कर ली थी। तो वो क्या था, एक डेड एंड पे पहुंच चुका था, वर्ल्ड वॉर 2 जी हार चुका था, तो उसने बिल्कुल फिर और कुछ उसको समझ ही नहीं आया। फिर वो कहता है कि मेंटल इलनेस जो कि फैमिलीज में होती है अक्सर, ठीक है ना, तो उसमें भी उसकी वजह से लोग कर देते हैं। अब वो क्या, उसकी मिसाल देता है, एक राइटर है एर्नेस्ट हेमिंगवे, ये एक राइटर है, तो इसने भी खुदकुश कर ली थी। तो कहता है इसके फैमिली मेंबर्स जो थे ना, यानी कि 4 जनरेशन से जो है ना, हैड 7 मेंबर्स ओवर, 7 लोगों ने खुदकुशी कर ली थी पिछली 4 जनरेशन के अंदर इसकी फैमिली में, ठीक है ना। तो कहता है फिर ये जो है ना, वैसे जो सुसाइड है ये उसने कुछ बताई है आपको क्यों करते हैं। फिर वो कहता है जो सुसाइड है ना, ये एक डिवर्स फिनोमिना है, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ अक्रेंस रीजन एंड मेथड, के लोग जो है क्यों करते हैं खुदकुशी, ठीक है ना, और किस मेथड से करते हैं। तो ये मुख्तलिफ एक तरीके हैं। और आगे वो जाकर कहता है कि मेंटल डिसऑर्डर जो है ना एंड सुसाइड आर क्लोजली रिलेटेड, कि जो मेंटल डिसऑर्डर है और सुसाइड है ये क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है ना। और कहता है 70 से 80% जो लोग जिनकी डेथ्स हुई है ना, वो जहनी तौर पर क्या थे, बीमार थे। उनको या तो डिप्रेशन था या बाइपोलर डिसऑर्डर था। बाइपोलर डिसऑर्डर होता है एकदम से गुस्सा आ जाना, एकदम से गुस्से का उतर जाना। फिर वो कहता है कि साइकोलॉजिकल ऑटोस्पाई स्टडीज जो है ना, उन्होंने ये बताया कि 40% सुसाइड चाइना के अंदर हुई हैं, 40% हुई हैं चाइना के अंदर, 35% हुई हैं इंडिया के अंदर, ठीक है जी,
37% हुई हैं आपकी श्रीलंका के अंदर, ठीक है। और ये सब जो है इनको वो लिंक करता है किससे, डिप्रेशन के, ठीक है। और पाकिस्तान के बारे में वो जो लिस्ट आई है 2008 में, तो वहां पर भी जो स्टडी की गई है पाकिस्तान में, उसने भी यही बताया है कि मेंटल डिसऑर्डर, यही लफ्ज बार बार आपको सुनने में आएगा पूरे ओपिनियन के अंदर, डिसऑर्डर। ये मेंटल डिसऑर्डर जो है ये मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकता है, तो दैट इज द मेन रीजन ऑफ सुसाइड। और इसमें जो पाकिस्तान में आई है वहां पर 100 जो सुसाइड हुए हैं ना, 100 हुए थे, और स्टडी की गई वहां से पता चला जो 96 उसमें बंदे थे ना, उनको यही प्रॉब्लम थी। तो कॉमन मेथड जो यूज किए जाते हैं वो क्या है जी, लोग जहर खा लेते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, लटका लेते हैं, या फिर कभी कभी अपने आप के जला लेते हैं, ठीक है ना। तो कहता है कि यही एक जो तरीकाकार है वो इस्तेमाल किया गया है। और फिर वो आगे कहता है कि इन जो 100 में से 96 ने जो मेंटल डिसऑर्डर की वजह से जिनकी डेथ हुई थी, उनमें से सिर्फ 3 ही, इन 100 में से सिर्फ 3 ऐसे थे जिनका ट्रीटमेंट किया गया था, यानी कि घर वाले उनको डॉक्टर के पास ले गए थे उनकी सुसाइड करने से पहले, उनको यानी कि ट्रीटमेंट दिया गया था। बाकी वो कहता है, इसकी वो बता रहा है कि इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है इस मेंटल डिसऑर्डर को बिल्कुल सीरियस ही नहीं लिया जाता, लोग इसका इलाज ही नहीं करवाते। तो इन 100 में से सिर्फ 3 के घर वाले ऐसे थे जो उसे किसी डॉक्टर के पास ले गए थे चेकअप करवाने के लिए। फिर वो आगे जाकर बात करता है ग्लोबली, कि ग्लोबली क्या चीज है जी। पाकिस्तान का उसने बता दिया, दूसरे कंट्रीज का बताया। ग्लोबली वो कहता है कि तकरीबन जो है 8 लाख 8 लाख बंदा जो है ग्लोबली हर साल जो है एवरी ईयर जो है वो क्या कर लेता है, खुदकुशी कर लेता है पूरी दुनिया में, 8 लाख बंदा। और उनमें से जो 77% है ना दी सुसाइड्स, वो क्या हो रही हैं, 77% वो लोग हैं जो लोअर मिडिल क्लास से तल्लक रखते हैं या जिनकी इनकम जो है वो कम होती है। सिर्फ 33% अमीर लोग कर लें कि एलीट क्लास करती है खुदकुशियां, और 33 नहीं 23 हो जाएगा, फिर 23%, 77% जो है वो आपकी गरीब लोग जो है वो क्या करते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। और इनमें यंग पीपल की तादाद बहुत ज्यादा है, खास करके जिनकी उम्र 15 से लेकर 29 साल होती है। ये किस कौन कह रहा है, WHO कह रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है। और इसके अलावा वो आगे कहता है कि 58% जो है ना, 58% जो सुसाइड हो रही हैं वो हो रही हैं 15 साल से लेकर 49 साल तक उम्र में लोगों में हो रही हैं। और फिर वो आगे कहता है कि कोई भी जो सुसाइड होती है ना, वो सुसाइड होने से पहले 10 दफा जो है कम से कम एक बंदा जो है वो अटेम्प्ट कर चुका होता है कि वो सुसाइड करे ना करे, इस तरह का उसके आगे पहले ही उसके जहन में चल रहा होता है। फिर आगे वो फाइनली चलता है और आगे नई रिपोर्ट की बात करता है, कहता है मेंटल न्यूरोलॉजिकल, यहाँ पर वो बात करता है कि अकॉर्डिंग टू मेंटल न्यूरोलॉजिकल एंड सस्टेन यूज डिसऑर्डर, इसमें वो क्या बताता है कि जो हमारी देयर आर 9.77 सुसाइड्स पर 1 लाख बंदे में से 9.77% जो है ना वो सुसाइड करते हैं। यानी कि वो कह रहा है कि 20,000 सुसाइड पर साल जो है ना पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं। और इसमें वो कहता है कि 20 यानी कि 20,000 सुसाइड्स हो रही हैं। फिर वो कहता है कि WHO के मुताबिक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, जो इलाका है ना आपका ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन, ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन, जैसे कल मैंने मैप लगाया था, आप ये कह लें जो मेडिटेरियन है, मेडिटेरियन जो सी है वो आपको पता है यहाँ पर यूरोप है, और यहाँ पर अफ्रीका है, और यहाँ पर वो सऊदी अरेबिया और इसराइल वाले। तो जो ईस्टर्न मेडिटेरियन सी का जो इलाका है ना इधर वाला, जिसमें पाकिस्तान के सारे के सारे ये वाले आ जाते हैं, कहते हैं इस इलाके में क्या हो रहा है। कहता है 20 इसमें जो 22 मेंबर्स, टोटल उसने बताया है कि 22 मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स में से पाकिस्तान कितने नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है, ठीक है ना। और पहले नंबर पर जिबूती है, दूसरे नंबर पर सोमालिया है, और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान आ जाता है खुदकुशी करने के हिसाब से। तो यहाँ से पता चलता है कि पाकिस्तान में खुदकुशी का रेट क्या है। फिर यहाँ से एक और बड़ी बात करता है गिलगित बल्तिस्तान की। कहता है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है ना, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पाकिस्तान के जो नॉर्थन एरियाज हैं वहां पर सबसे ज्यादा हाई रेट है खुदकुशी करने का, और वो रेट हाई भी फीमेल्स के अंदर है।
और फीमेल्स भी जो यंग हैं उनके अंदर है। और इसके बारे में वो कहता है कोई ख़ास हमको वजह नहीं पता चली कि क्यों है। और फिर वो कहता है कि हमने स्टडी किया बट स्टिल वी हैव नॉट, हमने कंक्लूड नहीं कर सके कोई ख़ास वजह, ठीक है ना। और फिर वो बताता है कि वहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो औरतें हैं वो मर्दों से ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, लेकिन वहाँ पर जो है क्या है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लोकल ट्रेडिशंस हैं कि जो औरतों को बाहर नहीं जाने देते। तो कहता है मे बी ये काजेज हो सकती हैं, लेकिन हम परफेक्टली कुछ नहीं कह सकते कि व्हाट आर द काजेज, कि क्यों गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में ज्यादा पाकिस्तानी जो है वो सुसाइड कर रहे हैं। फिर वो आगे आ जाता है कि इसकी लॉ के लीगली लॉ के बारे में बताता है। कहता है जो पाकिस्तान में है ना, कि क्या है कि पाकिस्तान में ये है कि पाकिस्तान में सेक्शन जो है वो था 325 पाकिस्तान पीनल कोड का। उसके तहत ये था कि पाकिस्तान में जो है ये करना, सुसाइड करना एक जुर्म था, ठीक है ना। और इसको कहता है नो डाउट अब जो है वो बदल दिया गया है 2022 के अंदर। और ये बदला क्यों गया गया था, ते इस एक तहरीक चली सी, मुजरम नहीं, मुजरम नहीं मरीज। तो ये एक तहरीक चली थी, इस तहरीक के बाद इस स्लोगन को बदल दिया गया था। और वो तहरीक ये कहती थी कि जनाब अली ये लोग जो खुदकुशी करते हैं ये मुजरम नहीं है, ये बल्कि क्या है, मरीज हैं। तो जब ये ला बदल दिया गया तो ठीक है, लेकिन जब ये ला नहीं बदला गया था ना, उससे पहले ये था कि कोई भी खुदकुशी अगर करता है तो उसको सजा दी जाती थी। अगर वो बच जाता था ना तो उसको सजा दी जाती थी, उसको 1 साल की कैद दे दी जाती, कैद कर दिया जाता था 1 साल के लिए, उसको जुर्माना कर दिया जाता था, या फिर ये भी कर लिया जाता था कि जो सुसाइड कर लेता था तो उसकी जो भी जायदाद है वो गवर्नमेंट जब्त कर लेती थी। तो फिर ये होता था कि लोग जो सुसाइड करते थे लोग बताते ही नहीं थे किसी को उसने सुसाइड किया है। तो अब जो है, अब जो माहौल थोड़ा सा चेंज हो गया है, अब माहौल इस तरह से चेंज हो गया कि ला बदल दिया गया है। अब जो भी खुदकुशी करता है उसको ये चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता। फिर वो आगे एक और बात करता है कि अब ये है कि इसको रोकना चाहिए, मुख्तलिफ मेजर्स लेने चाहिए। यहाँ पर वो रिलीजन की बात करता है कि क्योंकि इस्लाम में भी खुदकुशी हराम है, तो जो भी रिलीजियस स्कॉलर्स हैं वो अपना हिस्सा डालें और लोगों को इसके बारे में समझाएं कि वो खुदकुशी ना करें, बल्कि एक ज़िंदगी एक अच्छी चीज़ है, उसको अच्छे तरीके से गुजारें। तो जनाब ये था इसके अंदर आपके फर्स्ट ओपिनियन के अंदर। सेकंड आता है टॉकिंग टू चिल्ड्रन अबाउट गजा। ये भी एक स्टोरी है। तो ये क्या है, गजा की बात करती है और कहती है कि अपने बच्चों को क्या बताएं गजा के बारे में, किस तरह से बताएं और क्या बताएं बच्चों को, कैसे बताएं कि हमारे बच्चे जो हैं डरे भी ना। और वो डर जाते हैं बच्चों को जब जुल्म और सितम के बारे में बताया जाता है, तो किस तरह से हम अपने बच्चों के साथ बात करें रिगार्डिंग गजा, गजा में क्या हो रहा है कैसे बताएं। तो इसके बारे में ये स्टोरी है। तो गजा का ही टॉपिक होगा रिगार्डिंग चिल्ड्रन, कि चिल्ड्रन में किस तरह अवेयरनेस जो है वो पैदा की जा सकती है। तो सुन लें जी इसकी स्टोरी भी। कहती है अपने बच्चों से क्या बताएं कि किस गजा में क्या हो रहा है। एक महीने में 11,000 लोगों को मर्डर कर दिया गया है। उसके इमेजेस जो हैं टेलीविजन के ऊपर दिखाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर दिखाए जा रहे हैं। बच्चे जो हैं उनको सुन रहे हैं, अपने क्लासरूम में बातें कर रहे हैं, अपने वालदैन से सुन रहे हैं, क्लासमेट से बातें करते हैं, अपने टीचर से सुनते हैं ये सारा कुछ। तो फिर क्या हो सकता है, क्या बताएं हम जो एज ए पेरेंट्स क्या बताएं। तो कहती है इसके बारे में एक एनपीआर जो है, एक न्यूज न्यूज आउटलेट है, उसने कुछ सजेशंस दी हैं, कोई गाइडलाइन दी हैं कि किस तरह से बच्चों के साथ इसके बारे में कन्वर्सेशन की जाए। लेकिन उसने कहती है कि उसने भी जो है ये ब्लेम करना कि इसराइल को ब्लेम किया जाए, इसको इसके बारे में बात नहीं की। और टू द हमास अटैक ऑफ अक्टूबर 7, कि इसराइल हमास ने ये अटैक किया था तो उसके रिस्पॉन्स में इसराइल ने ये काम किया है, तो इसके बारे में वो उसने बात नहीं की, उसने जर्नल सी बात की है। फिर वो आगे बताती है कि डिटेल इम्पैक्ट ऑफ द वार ऑन सिविलियंस ऑन बोथ साइड्स। फिर कहती है कि ये जो वार हुई है इसके दोनों साइडों पर जो फलस्तीन में भी लोग रहते हैं उन पे भी असरात होंगे, और जो इसराइल में लोग रहते हैं उनके भी असरात होंगे। चिल्ड्रन अंडर एज 18 ईयर्स ऑफ एज, चिल्ड्रन फील वर्ल्ड सेफ्टी ऑफ द गजन्स themselves। अब कहती है कि वो बच्चे जो छोटे हैं जब उनको इसके बारे में बताया जाता है तो वो डर जाते हैं। वो इसलिए नहीं कि वो उन बच्चों के बारे में फिक्रमंद है, बल्कि वो अपने बारे में डर जाते हैं, अपने बारे में फिक्रमंद हो जाते हैं। फिर वो आगे बात करती है मलाला यूसुफजई की कि किस तरह उसके साथ उसको मारा गया, उसके ऊपर गोली चलाई गई, ठीक है ना, तालिबान ने।
साथ में वो बात करती है आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर किस तरह से जो है वो अटैक हुआ हमारे बच्चों के ऊपर। तो कहती है वो एक ट्रॉमाटाइज हो गया था हमारे बच्चों के जहनों के अंदर, डर एक बैठ गया था। लेकिन अब जब फ़लस्तीन के लोगों की बात होगी तो दोबारा से हम क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को डराएंगे दोबारा से। हमारे बच्चे जो हैं वो डर जाएंगे। जब हम उनको गज़ा के बारे में बताएंगे तो बच्चे क्या हैं, डरेंगे। तो फिर पेरेंट्स की बात करती है, पेरेंट्स को वो कहती है कि इनकरेज देम टू आस्क। फिर कहती है कि किस तरीके से करना चाहिए इसको डिस्कस। तो कहती है कि पेरेंट्स जो है ना वो ये ना करें कि बच्चों को स्टोरी बताएं, कि अपने पॉलिटिकल थॉट्स बच्चों को बताएं कि इसराइल ऐसे कर रहा है, फलस्तीन ऐसे कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बट क्या करें कि जो चिल्ड्रन हैं उनको क्वेश्चन करने दें, क्वेश्चन करने दें चिल्ड्रन को। जब वो सवाल करेंगे आप उनको जवाब देंगे, दे कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड एंड स्पेशली व्हाट इज हैपनिंग इन फलस्तीन एज वेल। तो फिर वो ज्यादा अच्छे से जो है इस चीज को समझ सकेंगे। तो साथ ही वो कहती है ये एक बड़ा अच्छा टाइम है जिसमें आप अपने बच्चों को हिस्ट्री भी पढ़ा सकते हैं, हिस्ट्री समझा सकते हैं, फलस्तीन की हिस्ट्री, दुनिया की हिस्ट्री। बच्चे इससे बहुत जल्दी आपके सीख जाएंगे, तो आप इसको एज ए पॉजिटिव स्टेप लेकर चलें। और यहाँ से वो आगे फिर एक फेस्टिवल की बात शुरू हो जाती है, पाकिस्तान लर्निंग फेस्टिवल। कहती है कराची में होता है आर्ट काउंसिल, कराची इन कराची एट द आर्ट काउंसिल। तो इस फेस्टिवल का जो असल फॉर्मली इसको जो जाना जाता है ना, चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। अब इसके अंदर वो सारी बात करती है, कहती है कि इस लिटरेचर इसके अंदर ये कि लिटरेरी फेस्टिवल है, लर्निंग फेस्टिवल है दुनिया पाकिस्तान के अंदर, पूरी मुल्क में। तो ये 12 साल पहले जो है ना पाकिस्तान में शुरू हुआ था। लास्ट 12 साल से ये चल रहा है। इसमें क्या होता है, बच्चों को बुलाया जाता है, उनको बच्चों को जो है एजुकेट किया जाता है, इनकरेज किया जाता है बच्चों को कि वो स्टोरी टेलिंग के जरिए इंटरेक्टिव सेशन करवाए जाते हैं, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन एजुकेशन एक्टिविटीज करवाई जाती हैं। तो रोमाना हुसैन जो है वो एक आर्टिस्ट जो है को फाउंडर है इस फेस्टिवल की, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद कहती है कि एक फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए टू स्पीक चिल्ड्रन। कहती है कि ये जो फेस्टिवल है ये बड़ी एक अपॉर्चुनिटी थी कि बच्चों को गजा के बारे में वहां पर बात की जाए। तो कहती है इसी बारे में जो वो है ना हसैना रोमाना हुसैन, उसने फेसबुक के ऊपर एक क्वेश्चन छोड़ा कि किसी को अगर गजा की जो है गजा के बारे में कोई स्टोरीज अवेलेबल हों बुक्स, तो मेरे वो दे दे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में किसी के पास भी अवेलेबल नहीं थी। तो मैंने उससे रब्ता किया, मैंने कहा कि मैं अगर आपको जो है अरेंज कर दूं। तो उसने कहा ठीक है आप अरेंज कर दें, देन वी विल मूव, दोनों हम इकट्ठी उस फेस्टिवल में वर्कआउट करेंगी। तो कहती है फिर मैंने इंटरनेशनल जो भी थे वहां पर कुछ अपनी लिंक्स उनको इस्तेमाल किया या रिक्वेस्ट की, तो फिर फाइनली हमें जो है एक बुक मिल गई जो है, उसका नाम क्या था, सिटी बर्ड्स। सिटी बर्ड के नाम से, एक SITTI या सिटीज बर्ड के नाम से अगला स्टोरी हमें मिल गई, जो कि एक फलस्तीनियन बंदे की लिखी, फलस्तीनियन लड़की की लिखी हुई थी, जो कि सेकंड नकबा के अंदर शामिल थी। और उसने वो देखा था किस तरह से इसराइली जो है जुल्म सितम कर रहे हैं। तो उसने वो बुक जो है वो लिखी थी और वो जो है उसने हमको भेजी और उसने कहा ठीक है आप इस फेस्टिवल के अंदर इसको इस्तेमाल करें। कहती है फिर वो हमने किताब ली, उसकी हमने PDF बनाई, PDF बन के आगे हमने उसकी प्रेजेंटेशन दी। और हमने वो प्रेजेंटेशन इंग्लिश के अंदर भी दी बच्चों को, उर्दू के अंदर भी थी। तो हमने देखा बच्चों ने उससे काफ़ी कुछ लर्न किया। और यहाँ पर पेपर पर्सपेक्टिव में वो एक ही बात करती है, वो कहती है कि जब हमने ये काम करना था तो उससे पहले पहले हमने कुछ बच्चों को यानी कि प्रेजेंटेशन या स्टोरी सुनाने से पहले एक बात की, वो ये बात की कि जनाब अली हम इस सारी दुनिया वी आर वेरी केयरफुल। कहती है कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल डैट वी डू नॉट हेट एनीवन, कि हम किसी से नफरत नहीं करते उसके रिलीजन की वजह से, उसकी नेशनैलिटी की वजह से, या ये कि वेदर हम कोई मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, ज्यूज हैं, हिंदूज हैं, क्या हैं, क्या हमारा बैकग्राउंड है, इसकी वजह से हम नफरत किसी से नहीं करते। स्टोरी सुनाने से पहले की बात है। क्यों? कहती है कि ज्यूज पीपल भी जो हैं वो क्या है हमारी, वो हमारे अहले किताब हैं, ठीक है। और इसके अलावा कहती है कई ऐसे ज्यूज हैं जो कि इस बॉम्बिंग के खिलाफ हैं और अमेरिका के अंदर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये जो इनोसेंट फ़लस्तीनियों के ऊपर बम फेंके जा रहे हैं। कई ज्यूज और उनके कई ऑर्गेनाइजेशंस प्रोटेस्ट कर रही हैं कि ये नहीं होने चाहिए। तो कहती है ये मैंने पहले बताया, उसके बाद फिर मैंने वो जो है स्टोरी बच्चों को सुनाई और फिर अगले दिन नए बच्चों को सुनाई। तो उससे क्या हुआ, बच्चों ने काफ़ी कुछ सीखा। और नेक्स्ट डे फिर उसने कहा कि कई बच्चे जो थे, वो बच्चियां वो आई, उन्होंने वो बनाए हुए थे, फ्री फ़लस्तीन की पिक्चर्स बनाई हुई थी, जिन्हें जैसे ब्लैक कार्ड आप लोग बोलते हैं, वो बनाए हुए थे। और इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान और कई मुस्लिम कंट्रीज़ की जो है
अपने चेहरों के ऊपर स्टिकर्स लगाए हुए थे और वो स्टिकर उन्होंने अपने होंठों के ऊपर लगाए थे, ये साबित करने के लिए कि मुस्लिम कंट्रीज इसके ऊपर बिल्कुल खामोश हैं। तो कहती है कि यहाँ से पता चलता है, फिर वो आगे उसकी मलाला यूसुफजई की बात कर देती है कि मलाला यूसुफजई भी यही मैसेज लेकर दुनिया में घूम रही है ताकि लोग जो हैं वो क्या कर सकें, सीख सकें। और कहती है मेरा मैसेज है इंटरफेथ हार्मोनी, ये मेरा मैसेज था जो मैं कन्वे करना चाहती थी, इंटरफेथ हार्मोनी, के सब फेथ के अंदर क्या होनी चाहिए, हार्मोनी होनी चाहिए। तो जनाब ये थी इसके अंदर स्टोरी जो आपके सेकंड ओपिनियन के अंदर उसने शेयर की। अब हम चलते हैं आपके थर्ड जो वाले ओपिनियन के अंदर। थर्ड ओपिनियन जो है वो है अदर पार्टीशन। इसमें बेसिकली वो बात करेगा आपकी अफगानिस्तान को जो रिपैट्रिएशन की जा रही है उसके बारे में। और वो कहता है कि 130 साल पहले भी एक पार्टीशन हुई थी और आज दोबारा वो पार्टीशन हो रही है। और यहाँ पर वो जिक्र करता है ड्यूरन लाइन जो बनाई गई थी 130 साल पहले, आज कहता है उसकी एनिवर्सरी है, ठीक है ना। और एनिवर्सरी के अंदर क्या है, बाकी आज के दिन भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात सही नहीं हो सके। फिर वो कहता है कि इनको आप वापस भेज रहे हैं तो इससे क्या पाकिस्तान को कोई इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है, और पब्लिक का ओपिनियन क्या है और डंडी क्या है। तो इस तरह की चीजें इसके अंदर वो डिस्कस करेगा। तो चलें जी इसको भी देख लेते हैं क्या कहता है। कहता है कि 130 साल पहले क्या होता था कि ये बॉर्डर जो है ये डिवाइड हो गया था और ड्यूरन लैंड बना दी गई थी। क्यों? क्योंकि जो बफर जोन इसको बनाना चाहते थे ना, यहाँ पर मैप लगाना चाहिए था, बफर जोन बनाना चाहते थे। मतलब कि इस तरफ है रशिया, इस तरफ था ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश। तो इनको डर था कि हम कहीं आमने सामने ना आ जाए, तो इन्होंने एक बीच में ये इलाका ऐसा बना दिया बफर जोन। बफर जोन से मुराद यानी कि अफगानिस्तान का इलाका, कि यहाँ पर ना मैं आऊंगा ना तुम आओगे। तो इससे क्या फायदा होगा, इस इलाके को ना मैं फतह करूंगा ना तुम फतह करोगे, तो हम कभी भी आमने सामने नहीं आ सकेंगे। तुम उधर ही रहोगे मैं भी इधर ही रहूंगा, ठीक है ना। तो ये इन्होंने बना दिया, आई थिंक सो 1893 के अंदर शायद ये बनी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कौन? ड्यूरंट लाइन, ड्यूरंट लाइन उन्होंने बना दी। जहीर आई थिंक सो दैट टाइम वाज द जहीरुर रहमान, इस तरह से नाम था जो था, ठीक है ना, अफगानिस्तान वाला। तो उस ड्यूरन लाइन में क्या था जनाबी अली, उस ड्यूरन लाइन में ये था कि इन्होंने एक डिमार्केशन तो कर दी, लेकिन अब क्या है कि एक जैसे पश्तून एक ही जबान बोलने वाले कुछ रिश्तेदार इधर रह गए, कुछ रिश्तेदार इधर रह गए। तो इसलिए अफगानिस्तान ने आज तक इसको तस्लीम ही नहीं किया। हम इसको तस्लीम करते हैं, वो तस्लीम नहीं करते, क्योंकि उनके कुछ रिश्तेदार इधर हैं, कुछ रिश्तेदार इधर हैं। तो ये बेसिकली कहता है कि 1980 तब जो है 130 साल पहले ये बना दी गई थी, पार्टीशन कर दी गई थी। एक जैसे लोग थे, उनके रिश्तेदार थे, एक तरह से कल्चर थे, और उनको डिवाइड कर दिया गया था ज़बरदस्ती ब्रिटिश ने। और आज भी यही हो रहा है कि आज भी आप लोग ज़बरदस्ती लोगों को उठाकर अफगानिस्तान भेज रहे हैं, ये जानते हुए भी कि वहाँ पर जो तालिबान है, वहाँ पर जो सिचुएशन है दैट इज़ नॉट मोर बेस्ट बेनिफिशियल फॉर अ प्रॉपर लाइफ। वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी, वुमन राइट्स की वायलेशन होगी, उनको एजुकेशन नहीं दी जा सक मिल सकेगी, वो जॉब नहीं कर सकेंगी। तो इसके बावजूद आप उनको धक्का लगा रहे हैं, ज़बरदस्ती वहाँ पर भेज रहे हैं। आगे वो कहता है कि एक चीज़ और है कि जनाब अली ये जो पॉलिसी बनाई गई है कि इनको ज़बरदस्ती आप लोग वापस भेजें, दैट इज़ द पॉलिसी जो अभी आप लोगों ने शुरू की है। तो ये तो की है केयर टेकर गवर्नमेंट ने, लेकिन केयर टेकर गवर्नमेंट का तो ये इख्तियार ही नहीं है। केयर टेकर गवर्नमेंट ऐसी ऐसी पॉलिसीज बना ही नहीं सकती, तो इन्होंने कैसी बना ली ये वाली पॉलिसी, ठीक है ना। एक चीज़ वो ये कह देता है। और इस पॉलिसी के बाद अब कह रहे हैं कि है कि अफगानियों को पकड़ा जा रहा है, जैसे भैंसों को पकड़ते हैं और उनको जाके उन जो इन्होंने सेंटर बनाए हुए हैं वहां पर इनको रखा जाता है, वहां से इनको अफगानिस्तान भेज दिया जाता है। फिर वो आगे बात करता है पब्लिक ओपिनियन की। तो पब्लिक ओपिनियन के अंदर वो ये कहता है कि पब्लिक का जो ओपिनियन है वो यही है कि पब्लिक जो है जैसे नफरत कर रही है इस पॉलिसी से, कि ये जो पॉलिसी है ये अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कई जो है डिकेड से हॉस्पिटैलिटी जो है उस पे चल रहे थे, यानी कि हम उनको वेलकम कह रहे थे, खुशामदीद कह रहे थे। और अब जब उनकी तीसरी नस्ल जिस वहाँ पर पैदा हो चुकी है, तो अब हम उनको उठाकर वापस भेज रहे हैं। तो वो कहता है कि ये जो काम है इससे पाकिस्तान में जो है तालिबान नॉट रिड्यूस आवर इकोनॉमी, इससे क्या होगा, अपनी इकोनॉमी का बर्डन हमारा कम नहीं होगा, मगर हमारा जो है मोरल स्टैंडिंग जो है ना, मोरल स्टैंडिंग वो तबाह हो जाएगी, हमारी मोरालिटी जो है पाकिस्तान की वो ख़त्म हो जाएगी। इकोनॉमी जो है वो उसको कोई फायदा हो या ना हो।
फिर आगे चलता है, आगे वो कहता है कि अफगानिस्तान में जो क्या है कि बहुत ज़्यादा यानी कि हालात अच्छे नहीं है, यही बात वो दोबारा से करता है अफगानिस्तान की। फिर ड्यूरलैंड पे आ जाता है दोबारा से कि अब क्या है कि इस चीज़ को देखना चाहिए। एंड फाइनली वो कहता है कि एक्सप्रेशन ऑफ द एम्पैथी शेयर्ड कल्चर, कि अगर हम लोग, ये पाकिस्तान बना था तो ये पाकिस्तान एक ऐसी नेशन है जहाँ पर मुख्तलिफ कल्चर के, मुख्तलिफ मज़हब के लोग रहते हैं, और ये लोग भी और हम लोग इनसे पहले मोहब्बत करते थे। क्यों? क्योंकि हम कहते थे कि हमारा ओरिजिन एक है, हमारा कल्चर एक है, और हम लोग इनसे मोहब्बत करते थे। अब इन्हीं लोगों को हमने वापस अफगानिस्तान धिक्का लगा दिया है, बगैर ये कि सोचे कि हमारा कल्चर एक है, हमारा मजहब एक है। तो इससे क्या होगी? नफरत पैदा होगी, डिस्टेबलाइजेशन होगी। सो दैट इज ऑल विच ही डिस्कस इन दिस ओपिनियन। आगे आ जाते हैं जी फाइनल एंड फोर्थ ओपिनियन। इसमें बेसिकली बर्थडे की बात करता है कि एक टीचर है जिसकी उम्र हो जाती है 100 साल, तो उसकी ये स्टोरी सुनाती है। और यहाँ पर एक ही पॉइंट, एक या दो पॉइंट्स हैं जो कि पेपर के हिसाब से भी और मेजोरिटी के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट होंगे। बाकी जो है वो स्टोरी ही होगी इस टीचर की। और वो ये पॉइंट्स हैं, वो ये कहती है मोर देन देयर क्वालिफिकेशन व्हाट मैटर वेयर द टीचर्स वैल्यू। मोर यानी कि इम्पोर्टेंट फॉर अ गुड टीचर क्या है? वैल्यूज, क्वालिफिकेशन नहीं, उसकी वैल्यूज क्या है, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अ टीचर। ठीक हो गया, एक चीज तो ये। फिर वो क्या बताएगी कि एजुकेशन में जो है और सोसाइटी जो है, एजुकेशन किस तरह से सोसाइटी की प्रोग्रेस में हिस्सा डालती है, ये बात इसके अंदर पड़ेगी। फिर वो अपने टैक्टिक्स के, वो किस तरह से वो एजुकेशन को लेकर चलती थी, वो सारे इसके अंदर वो डिस्कस करेगी। तो मैं इसकी स्टोरी आपको सुना देता हूँ। बल्कि ये एक औरत की कहानी है जनाबी अली, जो कि जिसका नाम है मिसिस जुबैदा दुसेल, जिसने 15 अक्टूबर को 100 साल की होगी है, और अभी वो कनाडा में रहती है। जब वो 100 साल की होती है तो उसको जो है कनाडा के 5 मेन हाई रैंकिंग बंदे जो हैं वो क्या करते हैं, गिफ्ट भेजते हैं, जिनमें से एक गवर्नर जनरल का गिफ्ट भी होता है। इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा रश जो है स्टूडेंट्स का उसके घर के बाहर लग जाता है, वो उस बिलव्ड टीचर के लिए। ठीक हो गया जी। अब ये टीचर जो है ये कहती है कि कराची, इन कराची और इन कनाडा, ठीक है। आगे ये पैदा होती है 1923 के अंदर। 1923 में ये जो टीचर है ये पैदा होती है कहाँ पर? बम्बई के अंदर पैदा होती है। फिर अपने स्कूल कॉलेज की एजुकेशन लेती है। 1952 के अंदर ये माइग्रेट करके कराची आ जाती है, ठीक है ना। और एक अपने जो चाइल्डहुड स्वीट हार्ट था अली हुसैन दोसेल, उसके साथ इसकी शादी हो जाती है। इसके बाद ये मारियो मैरी कोले और एसएमएम फातिमा जना स्कूल में ये पढ़ाती है। और उसके बाद हबीब गर्ल्स कॉलेज, ये इसकी यहाँ पर आगे बात शुरू हो जाती है मेन। हबीब गर्ल्स स्कूल 1964, इसकी जो है ना उसको ये बनाती है, और इसकी ये यहाँ पर काम करती है। अब होता क्या है कि हबीब गर्ल्स स्कूल कहता है कि एक टॉप ग्रेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन था सिटी के अंदर। और इसकी जो हेड थी ना, जो इसकी प्रेजेंट प्रिंसिपल थी, जो जहाँ पर रही 2005 से लेकर 18 तक, जब उससे पूछा जाता है कि ये जो मिसिस दुसाई है जिसकी अब 100 बर्थडे है, इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या है, कैसे ये चलाती थी स्कूल को। तो वो बताती है कि मोहम्मद अली हबीब जो शेर था ना, सबसे पहले उसने इसको अप्रोच किया कि मैं एक स्कूल बनाना चाहता हूँ, तो इसने उसको रिजेक्ट कर दिया। इसने कहा मैं किसी सेठ के साथ काम नहीं कर सकती। लेकिन उन्होंने, जब इसके दोस्तों ने और सब ने कहा कि नहीं आप उसके साथ काम करें, तो ये रजामंद होगी। लेकिन इसने कहा कि मैं अपने तरीके से जो है ना इसको चलाऊंगी, मैं किसी भी ओनर की इंटरफेरेंस इसके अंदर बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाँ, जो फाइनेंस के मामला हैं वो आप लोग देखें, वो मैं नहीं देखूंगी, मैं सिर्फ स्कूल ही देखूंगी। तो इस पर इनके क्या हो गए, मामला तय हो गए, और इसने स्कूल बनाया और उसको चलाया बड़े अच्छे तरीके से। और 1987 में वहां से ये रिटायर हो गई। अब ये स्कूल को चलाती कैसे है ये बताया जाता है। कहती है कि जो इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है ना, नंबर 1 प्रायोरिटी, वो होती है रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर। ठीक है ना, कि रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर ये खुद करती है। और वो ये कैसे करती है, ये उनकी सीवीज को देखकर रिक्रूट नहीं करती, ये उसका इंटरव्यू लेती है, उससे देखती है कि इसके नज़दीक क्वालिफिकेशन नहीं बल्कि क्या मैटर करता है, वैल्यूज मैटर करती हैं, कि एक टीचर का टेम्परामेंट कैसे है, वो कैसे सोचता है। दूसरे नंबर पर जब वो टीचर जो है वो सिलेक्ट हो जाता है, तो फिर उस टीचर को जो है एक लॉ सिखा, एक रूल जो है वो सिखाया जाता है। और वो रूल ये है, रिस्पेक्ट फॉर ऑल, कि उसने सबकी रिस्पेक्ट करनी है। रिस्पेक्ट फॉर ऑल, बेशक वो कोई माली है, बेशक वो कोई सिक्योरिटी गार्ड है, बेशक वो किसी गरीब का बच्चा है, तो इसने सबकी रिस्पेक्ट करनी है। फिर नंबर 3, इसने पेरेंट्स को जो है ना वो बुलाते रहना है, उनके साथ डिस्कशंस करते रहना है।
तो ये इसके कुछ रूल्स थे। और इसके अलावा इसके स्कूल में जो वहाँ पे जो लोअर क्लास का, जो वैसे तो एक्सपेंसिव स्कूल था, रिच बच्चे पढ़ते थे, तो इसके साथ साथ क्या था, जो पुअर जो क्लास थी, यानी कि वहाँ पर काम करने वाले जो छोटे मुलाजिम थे, उनके बच्चे भी यहाँ पर पढ़ते थे। और एक चीज़ ये थी पॉजिटिव इसकी, वो ये थी कि जनाबी अली, ये जो है रैंकिंग नहीं करने देती कि स्टूडेंट्स की, कि कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड आया। उसकी रीज़न ये थी कि ये कहती थी इससे क्या होता है, चिल्ड्रन जो है ना, उनकी जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है चिल्ड्रन के ऊपर, स्पेशली जिनका ताल्लुक लोअर क्लास से हो, ठीक है ना, उनके ऊपर। कहती है कि ठीक है, रैंकिंग जो है वो इनकरेज करती है कम्पिटिटिवनेस को, मगर ये हमारी सोसाइटी को भी क्या कर देती है, तबाह कर देती है। और इसके अलावा जो क्लास का साइज होता था, क्लास के साइज के ऊपर इसका बड़ा फोकस होता था कि थोड़े से बच्चे हों ताकि हर टीचर को हर बच्चे का नाम याद हो जाए, और इसको भी पूरे के पूरे स्कूल के बच्चों तक के नाम याद थे। फिर जो है ना, इसकी अप्रोच थी कि जो पुअर बच्चे हैं, जब वो रिच बच्चों के साथ पढ़ेंगे, तो ये जो रिच बच्चे हैं, इनको पुअर बच्चों की जो प्रॉब्लम्स का पता चलेगा, और पॉवर्टी जो है उसको कल को वो कम करने में हो सकता है हेल्पफुल भी हो जाए। तो बेसिकली जो रिच बच्चे थे उनको भी ये क्या थी, मैनर्स में रखती थी, कंट्रोल में रखती थी, उनको मैनर्स सिखाती थी। तो ये थी इसकी अप्रोच टू वर्ल्ड अ सक्सेसफुल टीचर। तो जनाब मेरी ये था आज के टुडे, जो आप लोगों के ओपिनियन थे, उसके अंदर मैंने ये सारा कुछ जो है डिस्कस कर दिया है। एंड फाइनली बॉयकॉट करना है, हैव अ गुड डे, एंड कमेंट्स आपने ज़रूर करने हैं, दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। सो जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।